Hello everybody, welcome back. I hope everybody is doing absolutely great. I'm also fine. थोड़ा थोड़ा ठंड बढ़ रहा है राजस्थान में भी, but yeah. So what are we going to study today? So we are going to study chapter number 6, जो कि आपका फंडिंग एंड वैल्यूएशन के बारे में बात करेगा. थोड़ा बड़ा चैप्टर है कंपैरेटिवली, अपन ने जितने भी चैप्टर्स किए थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होने वाला है ये. और इसमें अपन लोग बात करेंगे स्टार्टअप में फंडिंग कहाँ से आती है, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फंडिंग. उसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नॉट इन डीप बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको एट सीए फाइनल लेवल तो मालूम ही रहेगा. तो जस्ट चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हालांकि थोड़ा लास्ट का पार्ट जो इक्विटी डायल्यूशन वगैरह वहां पे थोड़े टर्म्स है, इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट. अदरवाइज चैप्टर ओवरऑल बोलूंगा तो एकदम इजी चैप्टर है, डोंट टेक स्ट्रेस दैट मच. तो क्या पढ़ने वाले, स्टार्टअप फंडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फंडिंग कहां से मिलेगा आपको, फंडिंग लेने के लिए क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द परक्विजिट्स टू गेट द फंड्स, राइट. तो स्टेप्स इन्वॉल्वड इन गेटिंग द फंड्स, देन क्वांटिफाइंग सीड कैपिटल. अब आपको मालूम पड़ गया कि फंडिंग तो मेरे को कहां कहां से मिलेगी, लेकिन कितना फंडिंग चाहिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फंड्स जो आपको चाहिए होगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए. सो क्वांटिफाई करना पड़ेगा सीड कैपिटल रिक्वायरमेंट को. देन व्हाट इज सीड कैपिटल, दैट आल्सो वी विल लर्न. ओके, देन फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर स्टार्टअप. फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में आपने इतने सारे कोर्सेज में सुना होगा, व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग. तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर क्या क्या चीजें मैंडेटरी जो हर फाउंडर को, एंटरप्रेन्योर को आनी चाहिए, दैट वुड बी हेल्पफुल और आगे आपको आसानी से फंडिंग मिल जाए. ठीक है. देन अप्रोचिंग एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स. एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था. बीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि हाउ डू वी अप्रोच देम, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन अप्रोच वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स. सो दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पार्ट. उसके अंदर उसके बाद में लास्ट पार्ट वुड बी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टअप फंडिंग एलिमेंट्स. आपको फंडिंग चाहिए होता है ना, तो कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे कि आपको एक टर्म शीट बनानी पड़ती है. जब आप फंडिंग ले लोगे तो आपको एक टर्म शीट बनाना पड़ेगा. मतलब फंडिंग जब आपको मिल रही होगी, एक इन्वेस्टर अग्री किया कि ओके आई विल इन्वेस्ट इनटू योर बिजनेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म शीट बनाना पड़ेगा. तो टर्म शीट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं और इसका पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन भी हम लोग करेंगे कि टर्म शीट क्या होती है, कैसे बनती है और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स कंसिडर मैंडेटरी होने ही चाहिए. सो दैट इज आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. तो टर्म शीट के बारे में पढ़ेंगे. देन इन्वेस्टर एग्रीमेंट एंड इक्विटी डायल्यूशन. इन्वेस्टर का एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, इक्विटी डायल्यूशन के बारे में बात करेंगे. देन व्हाट इज द साइंस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन किस किस तरीके की वैल्यूएशन होती है. तो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. इन्वेस्टर एग्रीमेंट एंड इक्विटी डायल्यूशन थोड़ा सा नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, नॉट वेरी फेमिलियर, यू माइट नॉट बी वेरी फेमिलियर विद दीस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट नॉट दैट डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम लोग ने ओवरव्यू देख लिया. नाउ अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग. सबसे पहले तो स्टार्टअप की फंडिंग की कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं. क्या बोलता है कि entrepreneurs seeking funding for their startups may have various purposes in their mind, such as launching. अगर आपको एक नया फंड चाहिए, अगर आपको फंडिंग चाहिए ना, तो आपके दिमाग में अगर आपको फंडिंग चाहिए होगी तो आपको आपके दिमाग में कई सारी चीजें होगी कि अगर मेरे को फंड मिल गया तो मैं ये करूंगा. क्या करोगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर दूंगा, मार्केटिंग कर दूंगा, सेल्स कर दूंगा. मेरे को मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होगा, मेरे को पैसा चाहिए होगा, किसके लिए, मेरे को इन्वेंट्री के लिए पैसा चाहिए होगा. तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट ऑफ थिंग्स which are which will be done because of funding only, because of the money which you will get from the investors. तो जब एक सामान्य सा बंदा, एक entrepreneur as like a simple person, अगर वो कोई फंडिंग लेके आया, अगर वो फंडिंग लेने के बारे में सोच रहा है, तो वो क्यों लेगा, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं. जैसे मेरे पास में प्रोटोटाइप बनाना, मेरे को एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए होगा. मेरे को उसको मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिए होगा, मेरे को उसको सेल्स करने के लिए, जैसे शिपिंग कॉस्ट हो गया, इन्वेंट्री का जो कॉस्ट हो गया, उसके लिए पैसा चाहिए होगा. मेरे को मेरा वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उन सबको फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए होगा. मेरे को उनको क्रेडिट पर सेल करना पड़ेगा. as like अगर आपका B2B बिजनेस मॉडल है, तो फॉर सम टाइम यू माइट बी गिविंग देम सम काइंड ऑफ कुछ समय के लिए आप क्रेडिट भी दोगे उनको, कस्टमर्स को भी आप दे सकते हो सम टाइम के लिए क्रेडिट. ईएमआई पे अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हो, तो उसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट रिक्वायरमेंट रहेगा, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको तो आगे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उनसे पता नहीं कब आएगा. सो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर. सो ऐसे कई तरीके की चीजें दिमाग में रहती है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ फंडिंग. ऑलराइट, नाउ व्हाई डू स्टार्टअप नीड फंडिंग. एक स्टार्टअप, एज अ स्टार्टअप, व्हाई डू आई नीड अ फंडिंग. उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि इट प्रोवाइड्स अ रनवे फॉर द स्टार्ट. रनवे अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, यू रिमेंबर. वहां पे रनवे का डेफिनेशन की कितना फंड्स यू हैव अवेलेबल विद योरसेल्फ बाय व्हिच योर बिजनेस कैन रन इवन इफ यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ, अगर आपको किसी भी तरीके का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता, तो कितने महीने के लिए आप सर्वाइव कर पाओगे. उसके लिए अपन ने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास में 10 लाख रुपए बैंक के अंदर पड़े और कैश में सब मिला के 10 लाख है, और अगर हमारा 2 महीने का 2 लाख रुपए का व्हाट इज 2 लाख रुपीस पर मंथ का खर्चा है, हमारा 2 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा है, तो हमारा स्टार्टअप में कितना आएगा, व्हाट वुड बी 5 मंथ्स.
करेक्ट। तो ये वाला एग्जांपल अपन ने वहां पे दिखा था कि स्टार्टअप का रन भी क्या होता है। तो अपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमारे जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए खर्चे लगते हैं, जैसे कि सैलरीज वगैरह लग गई, हाँ, उसके अलावा और भी कई तरीके के जो खर्चे लगते हैं, डे टू डे रेंट लगता है हर महीने, चाहे आप बिजनेस करो ना करो आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा। तो ऑल दोस एक्सपेंडिचर, उन सबको करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि स्टार्टअप को रनवे चाहिए होगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। एडिशनली हैविंग एक्सेस टू फंड्स अलाउ स्टार्टअप टू इन्वेस्ट इन एसेंशियल रिसोर्सेज। फंड चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट करोगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ऑल ऑफ दीज आर बेसिक नीड्स बाय व्हिच फॉर व्हिच अ स्टार्टअप नीड्स फंडिंग। नाउ लेट अस एक्सप्लोर सम इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर फंडिंग फॉर द स्टार्टअप, जहां पे स्टार्टअप को फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो प्रोटोटाइप क्रिएशन। आप एक ऐसा बंदे हो जिसका फैमिली बैकग्राउंड मतलब आपका अच्छा भी होगा, अगर पुअर बैकग्राउंड से हो या फिर आप अच्छा बैकग्राउंड से भी होगा, लेकिन तो भी आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा अगर एक अच्छा प्रोटोटाइप बनाना है तो। ठीक है, प्रोटोटाइप डेवलप, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा। लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, अगर मेरे पास एक आइडिया है एंड आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आई विल रीच आउट टू द इन्वेस्टर फॉर प्रोटोटाइप क्रिएशन। सबसे पहले मैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए भी मेरे को फंडिंग चाहिए होगी। वो फंडिंग कहां से ले सकते हैं? फंडिंग नॉट नेसेसरीली कि आप इन्वेस्टर से ही लोगे, वो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, उन सब से भी ले सकते हो, आपकी जो पर्सनल सेविंग्स है उसके लिए भी ले सकते हो। तो फंडिंग इट्स नॉट लाइक कि हम लोग वीसी से, इन्वेस्टर से, एंजल इन्वेस्टर से, उन सबसे पैसा लेंगे। इट इज अबाउट द मनी दैट यू आर गोइंग टू गेट। इट इज फ्रॉम एनीवेयर, इट इज फ्रॉम एनी प्लेस, कहीं से भी हो सकता है। चाहे आपका खुद का फैमिली फंडिंग हो, चाहे आप एक क्राउड फंडिंग कर लो, लोगों को बोलो कि भाई मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ऐसा सर्विसेज बना रहा हूँ, तो आप जितना भी हो सके अपनी हैसियत के हिसाब से डोनेट कीजिए मेरे को। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंडिंग अवेलेबल, राइट? तो वो भी एक तरीके का फंडिंग हो गया, करेक्ट। तो सबसे पहले प्रोटोटाइप क्रिएशन के लिए मेरे को पैसा चाहिए होगा, राइट? अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। प्रोटोटाइप बनेगा तभी आप इन्वेस्टर्स के पास में जा पाओगे, प्रोटोटाइप बनेगा तभी आप कस्टमर्स को रीच आउट कर पाओगे, राइट? तो प्रोटोटाइप इन्वेस्टर्स के पास जाने के लिए, कस्टमर्स के साथ में जाने के लिए आपको एक प्रोटोटाइप चाहिए होगा। वो प्रोटोटाइप के लिए आपको फंडिंग चाहिए होगी। फंडिंग कहां से मिलेगी वो लोग अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, क्राउड फंडिंग हो गया, बूटस्ट्रैपिंग हो गया। बूटस्ट्रैपिंग के बारे में अपन ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, यस, राइट। और उसके बाद में तो और क्या बताया था मैंने, फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया, आपके जो पर्सनल सेविंग्स हो गया, पर्सनल सेविंग्स, वो सब, दीज आर सोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन गेट योर इनिशियल फंडिंग। सो प्रोटोटाइप क्रिएशन के लिए आपको फंडिंग चाहिए होगा। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, प्रोटोटाइप तो आपने बना लिया, इन्वेस्टर्स के पास रीच आउट किए, इन्वेस्टर्स को बोलोगे सर ये हमारा प्रोटोटाइप है, अभी हमको इसको डेवलप करना है, इसके अंदर और एडिशनल फीचर्स लेके आने हैं, इसमें और टेक्नोलॉजी में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया आपने, लेट्स से कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाई, उसके अंदर आपने कुछ एडिशंस, एड ऑन फीचर्स डाले, तो सर हमको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, उसको डेवलपमेंट के लिए, उसका जो शेप देना, इसका डिजाइन के लिए हमको और पैसा लगाना पड़ेगा। तो ऑल दैट फंडिंग, तो प्रोटोटाइप के बाद में नेक्स्ट वुड बी द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द मार्केट फीडबैक, कस्टमर फीडबैक, इन्वेस्टर के फीडबैक के हिसाब से आपको प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो ऑल दिस, उस खर्चे को बेयर करने के लिए यू विल नीड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए मनी। सो दैट इज द सेकंड पार्ट, कि आप मार्केट में रेडीली अवेलेबल हो जाओ। मार्केट में रीच आउट करने के लिए डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, और तभी जाके आप क्या कर पाओगे, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाओगे। टीम हायरिंग, वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट। आपको अगर बिजनेस रन करना है, अगर आप लेट्स से कोई टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई बिजनेस, आजकल मेनली दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, या फिर एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है? आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए होगा जो वेरी वेल वर्स्ड है उस काम को रिलेटेड, ठीक है? तो आपको अगर आप, जैसे कि अगर कोई फाइनेंस वाला बंदा है, तो ही विल नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट साइंस बैकग्राउंड, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड उन सब चीजों का आइडिया नहीं रहेगा। अगर कोई फाउंडर सॉफ्टवेयर मतलब साइंस बैकग्राउंड से, जिसको सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का साइंस रिलेटेड नॉलेज वो पोजेस करता है, लेकिन उसको फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ भी नहीं चाहिए आता है उसको, तो फिर उसको सीएफओ के रोल के लिए, जो सी फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, तो आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए उसको फंड्स चाहिए होंगे, राइट? तो टीम हायरिंग के लिए, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए भी आपको फंड्स चाहिए होते हैं, राइट? देन वर्किंग कैपिटल, वी अंडरस्टूड रेंट, यूटिलिटीज, ये जो हमारे रेगुलर डे टू डे खर्चे होते हैं, टीम में जिनको अपन ने हायर किया उनकी सैलरीज भी देनी होती है। एज अ फाउंडर, को फाउंडर, मेनी ऑफ द फाउंडर्स, को फाउंडर्स डजंट टेक एनी काइंड ऑफ सैलरी, बट देयर आर लॉट ऑफ फाउंडर्स, को फाउंडर्स हु टेक सैलरी, तो उनका भी सैलरी का खर्चा बेयर करने के लिए आपके बिजनेस को पैसा चाहिए होगा, राइट? सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज आल्सो देयर, इन्वेंटरी के लिए, सप्लायर को पैसा देने के लिए, तो ऑल दोस आर ये सब जनरल पॉइंट्स, आप लोग खुद से पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा, बट स्टिल लेट अस गो थ्रू नाउ लीगल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब आपको शुरू में लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी। लीगल कंप्लायंसेस के लिए कंप्लायंस की फी होगी आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स के लिए प्रोफेशनल एडवाइजरी सर्विसेज, तो ऑल दीज आपको प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा जो आपको लीगली हेल्प करेंगे।
अब अगर आप फंडिंग के लिए जाते हो ना, तो आप टर्म शीट बनाना पड़ता है। टर्म शीट कौन बना के देता है? लॉयर्स बना के देते हैं। फिर बाद में जब इन्वेस्टर होता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस के अंदर, तो एक पहले ड्यू डिलिजेंस कराया जाता है। तो उसके लिए भी आपको कोई सीए फर्म को हायर करना पड़ता है, करेक्ट? तो सीए फर्म जो ड्यू डिलिजेंस करके देगा आपके लिए, तो उसके उसके लिए भी उसको पैसा देना पड़ेगा। सेकेंडली, जो आपका टर्म शीट बनेगा, ड्यू डिलिजेंस हो गया, इन्वेस्टर्स को आपका बिजनेस पसंद आया, नाउ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, वो आपका शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाएंगे। आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट के साथ साथ में आपको दूसरा क्या बनाएंगे? शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, एक टर्म शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। तो ये सब बनाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, एंड हु विल बी दैट एक्सपर्ट? लॉयर होगा, तो आपको लॉयर लेके आना पड़ेगा। सो लीगल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए भी आपको खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए होगा, ठीक है। देन रॉ मटेरियल इक्विपमेंट, भाई मेरा कोई प्रोडक्ट मैं अगर बना के दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई बूट्स बना के अगर मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड मशीनरी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी ताकि उसको मैं मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकूं, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग अबाउट व्हाट? परमिट लाइसेंस, लाइसेंस चाहिए ना, फूड लाइसेंस अपने को चाहिए होता है अगर आप कोई फूड इंडस्ट्री के अंदर हो, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस का कॉस्ट, अब आप जब फाइल करोगे अपना, अगर आपका कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसा है जो कि रिवॉल्यूशनरी है, तो उसका आप पेटेंट लेने के लिए आप जाओगे, ट्रेडमार्क लेने के लिए जाओगे, ठीक है, उसका आप कॉपीराइट लेने के लिए जाओगे, तो उस सब के लिए जो फी पे करनी पड़ती है, तो उसका खर्चा बेयर करना इज ऑल्सो एक बड़ा टास्क होता है, उसका भी काफी खर्चा लग जाता है उन सब चीजों में भी। तो वो लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है। मार्केटिंग एंड सेल्स, नथिंग टू टॉक अबाउट इट, बट लेट्स रीड दिस ग्रीन पार्ट। इट इनेबल्स स्टार्टअप टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। मार्केटिंग से क्या होता है? कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। कम्युनिकेट वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए भी काम आता है। एंड डिफरेंशिएट योरसेल्फ इनटू द कॉम्पिटिटिव मार्केट, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए भी मार्केटिंग एंड सेल्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। मैंने ऑल द कीवर्ड्स हाईलाइट किए, बस एक दो बार आप पढ़ लोगे ना, ये तो इतने इजी पॉइंट्स है कि मतलब आपको नींद में से भी कोई पूछेगा ना, तो याद आ जाएंगे कि भाई मेरे को। आप खुद को रख के देखिए इस जगह पे कि अगर मैं कल को बिजनेस चालू करूंगा, तो मेरे को कहाँ कहाँ पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। एज अ बिजनेस फाउंडर आपको अगर ये आंसर्स नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ तो लैग कर रहा है, ठीक है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑफिस स्पेस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस के लिए खर्चा चाहिए होगा, ऑफिस स्पेस, एडमिन एक्सपेंसेस, उन सब के लिए भी आपको खर्चा देना होगा। तो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ योर फंडिंग रिक्वायरमेंट एट द इनिशियल स्टेज। अगर आप सीड स्टेज पे हो, सीड स्टेज क्या होता है उसके बारे में अपन नाउ आगे पढ़ेंगे, इस टेबल के बाद में एक पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग? अगर आप एक स्टार्टअप हो और आपको, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग क्या होती है। तो टाइप ऑफ कैपिटल, सो आई थिंक इफ यू रीड दिस टेबल नो, आपको खुद से समझ में आएगा, लेकिन लेट अस गो थ्रू, एक बार ग्लांस कर लेंगे फटाफट से, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी नया पॉइंट है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं आपने सीखे ही होंगे, अपने इंटरमीडिएट लेवल पे सीख लिए होंगे, या फिर कुछ सीए फाइनल के कुछ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे आप सीख ही लोगे। लेकिन सिंस वी आर फोकसिंग ऑन सेट डी ओनली, तो एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग और ग्रांट्स। इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग और थर्डली इज ग्रांट्स। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? हम लोग इक्विटी डाइल्यूट करते हैं और हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग क्या होता है कि हम लोग को वो डेट देते हैं, हम लोग उनको कोई भी तरीका का इक्विटी इशू नहीं करते हैं, और हम लोग उस डेट का रीपेमेंट करते हैं कंटिन्यूअसली, उनको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। कई बार हम लोग एक साथ में प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर देते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हैं। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, कि हम लोग इक्विटी फाइनेंसिंग हो गया। नाउ आपका जो डेट फाइनेंसिंग है उसके अंदर एक पार्ट ये हो गया कि हम लोग डेट रेज करते हैं और उनको टाइमली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो भी ईयरली होता है रीपेमेंट करते हैं। ग्रांट्स गवर्नमेंट के थ्रू भी मिलते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है जो लोग हमको ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग कुछ काइंड ऑफ एक ऐसा सोशल रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं, तो और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस है अदर देन गवर्नमेंट जो कि हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग को ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज brief understanding of equity, debt and grants. All of three is clear. ये सबको मालूम रहेगा basic understanding, तो there is no need to explain more onto this because time waste होता है, ठीक है। Nature, there is no component of repayment. पक्का इक्विटी के अंदर तो नहीं रहेगा। वो जब इक्विटी उनके पास में, अगर उनको पैसा चाहिए होगा, तो वो इक्विटी को सेल करके लेके आ सकते हैं। देयर इज नो लाइक कि कंपनी को उनको रीपे करना पड़ेगा क्या, वो बात अलग है कि अगर हम लोग बाईबैक कर लेते तो एक अलग चीज हो जाती है। अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर रीपेमेंट। इन्वेस्टेड फंड्स रीपेड, ये हम लोग रीपे कर देते हैं वापस। ग्रांट्स बोथ रीपेमेंट वाले भी हो सकते हैं, नॉन रीपेमेंट वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़ा होगा अपने सी इंटर लेवल के ऊपर, एडवांस अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर भी देते हैं कि अगर कंडीशनल होता है तो हम लोग को रीपेमेंट करना पड़ता है, लेकिन अगर बिना कंडीशन के आते हैं तो हम लोग डायरेक्टली उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इट इज, ठीक है। रिस्क, रिस्क क्या होता है? जो इक्विटी के अंदर क्या रिस्क होता है कि कल को बिजनेस डूब गया तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि
जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, उसका प्रेफरेंस सबसे लास्ट के अंदर रहता है रिपेमेंट के टाइम में। आप जब आपने लॉ का, सीए फाइनल का, एसपीएम अगर पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो वहां पे आईबीसी के चैप्टर के अंदर बताया कि प्रेफरेंस कैसे कैसे मिलता है। अगर आपका बिजनेस बैंकरप्टेसी के कगार पे है, तो आपको क्या क्या मतलब क्या आपको बिजनेस, सॉरी, अगर आप बैंकरप्टेसी के कगार पर है, अगर आप बैंकरप्टेसी के कगार पर है, तो सबसे लास्ट में जो पेमेंट होता है ना, वो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो रिस्क सबसे ज्यादा रहता है इक्विटी के अंदर, और यहाँ पर रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा मिलता है। एज इक्विटी फाउंडर, अगर आपके पास में कुछ किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, आप देखोगे जोमेटो के फाउंडर, लेट्स गो फॉर ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ आया था, वो लगभग 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन, 8,000 करोड़ का आईपीओ आया था। और उसके अंदर भाविश अग्रवाल जो उनके फाउंडर है, उनका अराउंड 35-36%, आई एम नॉट 100% श्योर, बट लगभग उतना परसेंट का उनका स्टेक था। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था, वो 35-36% का वैल्यू कुछ भी नहीं था। एंड व्हेन दे केम विद एन आईपीओ, 35-36% का वैल्यूएशन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के अंदर पहुंच गया। ठीक है, अब तक आपने एक डॉक्टर वैल्यू मनी कर, आई डोंट रिमेंबर, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सी व्हाट इज हिज नेम। I'll just let you know. Wait a second. डॉक्टर वेलुमनी, हाँ, डॉक्टर वेलुमनी, जो कि उन्होंने 5,000 करोड़ तक वो पहुंच गए थे अपने इक्विटी शेयर होल्डिंग की वजह से। उनका वैल्यूएशन उनका वो बन गया था। ठीक है, आज आप जितने भी देखोगे गौतम अडानी है, उन सबका वैल्यूएशन किसके, उनका जो नेटवर्थ है किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? उनका बेसिस है उनका जो शेयर होल्डिंग है, उनका जो मतलब इक्विटी स्टेक है उनकी कंपनीज के अंदर। तो उस बेसिस के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, उस बेसिस के ऊपर दे आर एबल टू बीइंग द हाईएस्ट टॉप 1% में आते हैं वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, नेटवर्थ के हिसाब से। तो इक्विटी की वजह से क्या है कि रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा मिलता है आपको। देन threshold of commitment, while startups are under lesser pressure to adhere to a repayment timeline. Commitment is very less in case of equity, commitment तो बहुत कम होता है। in case of debt, रीपेमेंट के लिए आपके पास प्रेशर हो सकता है कि आपको कमिटमेंट रहेगा कि आपको इतने टाइम के अंदर उनको क्या करना है, इतने टाइम के अंदर आपको उनको रीपेमेंट करना है। ग्रांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ट्रांचेस विद रिस्पेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग माइलस्टोन। तो आपने माइलस्टोन बेस्ड ग्रांट्स होते हैं कि अगर आप इतने लोगों की हेल्प कर देते हो, अगर आपका स्टार्टअप, तो हम लोग आपको इतना फंड प्रोवाइड करेंगे। सो दैट अगर आप 10,000 लोगों की मदद करोगे तो हम आपको 10 लाख देंगे, 20,000 की करोगे तो हम आपको 20 लाख और दे देंगे। तो इट इज लाइक दैट, ब्रांचेस के अंदर भी होता है। नाउ रिटर्न टू इन्वेस्टर, कैपिटल ग्रोथ फॉर द इन्वेस्टर। कैपिटल का वैल्यूएशन, आपका जो इक्विटी का होल्डिंग होता है, आपके जैसे जैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, वैसे ही आपका इक्विटी का भी वैल्यूएशन बढ़ता है। और इसके अंदर रिटर्न ऑन रिटर्न क्या होता है, अगर आपको डेट के अंदर कोई पैसा देना है तो उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है, जैसे भी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसे भी आपका अग्रीमेंट होता है उस हिसाब से। और ग्रांट्स के अंदर तो कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजंस, डिसीजंस के अंदर इक्विटी और शेयर होल्डर जो होता है, अगर आपका स्टेक अच्छा है, अगर आपका कंट्रोल है अपनी कंपनी के अंदर, आपका 50% से भी ज्यादा अगर शेयर होल्डिंग है अगर आपका बिजनेस के अंदर, तो इन दैट केस यू विल हैव द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। नाउ इन केस ऑफ डेट, डेट फंड हैज वेरी लेस इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। डेट वाले का कोई फंडा नहीं रहता। डेट वाले का तो इतना ही काम है आपके बिजनेस में पैसा डालना, इंटरेस्ट का रीपेमेंट रिसीव करना, जब टाइम खत्म हो गया, 5 साल का मेच्योरिटी था डिबेंचर्स का, डेट का, 5 साल के बाद में आपको वापस पैसा मिल जाएगा, काम खत्म। इन केस ऑफ ग्रांट्स देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। खाली इक्विटी के केस के अंदर बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम होते हैं अदर सोर्सेज। ठीक है, नाउ सोर्स क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स, फाइनेंसिंग, फ्रेंड्स, फैमिली, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये सोर्सेस होते हैं फ्रॉम विच वी कैन गेट इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग, बैंक्स, नॉन बैंक एनबीएफसी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट लोन स्कीम्स जो होती है वहां से हम लोग पैसा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। कॉर्पोरेट चैलेंजेस, कॉर्पोरेट में जो सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं ना, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो वहां से भी वो लोग ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो वाला भी हो सकता है ग्रांट प्रोग्राम ऑफ प्राइवेट एंटिटीज। प्राइवेट एंटिटीज जैसे मैंने बताया, उनका भी ग्रांट, वो लोग भी ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। तो एक बेसिक सा कंपैरिजन टेबल था। नाउ स्टेजेस एंड सोर्सेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग, so this is a very important topic. This one you can cut it off, there's not actually no need of this. Okay, I'll just when I post the final one, though, I'll remove this. Now stages and sources of startup funding. अब startup funding के sources क्या होते हैं, stages क्या होते हैं, important from exam perspective, because इसमें कई सारे नए टर्म्स आप लोग सीखोगे। सीड कैपिटल क्या होता है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, डी, ई, वहां तक भी हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर आईपीओ वगैरह आ जाता है। आईपीओ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपकी नॉलेज पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेज 1 प्री सीड स्टेज।
प्री सीड, सीड डालने से पहले का जो स्टेज होता है उसको प्री सीड स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सीड हम लोग कब डालते हैं, हम लोग को एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि हम लोग आम का पेड़ उगाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग को आइडिया तो है कि हम लोग आम का पेड़ उगाने वाले हैं, लेकिन हमको अभी ये भी आइडिया नहीं है कि आम का पेड़ उगाते कैसे हैं। ये मालूम है कि अपने को इस प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन लेके आना है। हमारे एरिया में आम कम उगते हैं, तो मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं एक आम का पेड़ लगाऊंगा, ये मेरा आइडिया है। बट आई डोंट नो हाउ डू आई गेट द सीड्स फ्रॉम, आई डोंट नो उनका कितना टाइम लगता है, मेरे को कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके बारे में। तो उस स्टेज को बोलते हैं प्री सीड स्टेज। मतलब अभी मैंने आम का बीज भी नहीं बोया, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक आइडिया अवेलेबल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री सीड स्टेज, वेरी यू हैव जस्ट द आइडिया, नथिंग एल्स। आपके पास सिर्फ एक आइडिया और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या बोलता है, इन अ प्री सीड स्टेज स्टार्टअप्स आर एट द अर्लीस्ट फेज ऑफ देयर जर्नी। अर्लीस्ट फेज पे होते हैं जहां पे सिर्फ एक आइडिया होता है या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, एक आइडिया है कि हम ऐसा करेंगे, बट वी डोंट नो हाउ टू डू इट। हमने अभी तक उसका बीज भी नहीं बोया, लेकिन हम लोग को ये आइडिया कि हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। फंडिंग एट दिस स्टेज इज क्रूशियल फॉर कंडक्टिंग इनिशियल मार्केट रिसर्च। अब मेरे को नहीं मालूम कि अगर मैं आम का पेड़ उगाऊंगा तो भी कितना मार्केट रहेगा, क्या लोग खरीदेंगे यहाँ के आम को, या फिर जो कश्मीर से जो आम आते हैं लोगों को वही पसंद आएंगे, या फिर जो महाराष्ट्र के अंदर जो आम उगते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज आते हैं, तो क्या लोगों को वो पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, वो ही पसंद आएंगे, या फिर यहाँ वाले आम भी खरीद लेंगे लोग, राइट। तो मार्केट से क्या यहाँ की जमीन के अंदर आम उगेंगे, करेक्ट। सो एक जनरल एग्जांपल के थ्रू हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज जस्ट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट स्टेज जहां पे अपने को ये नहीं मालूम कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को मार्केट रिसर्च करने के लिए, हम लोग को प्रोटोटाइप बनाने के लिए, कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए आइडिया को पैसा चाहिए होता है एट दिस स्टेज पे। और हम लोग जब बातें करते हैं ना, तो कोई भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता। दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज जहां पे आपको फंडिंग अपने खुद के जेब से लगाना पड़ेगा, आपको अपने खुद के पैसा लगाने पड़ेंगे, फ्रेंड्स फैमिली से आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आइडिया को थोड़ा सा आप जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका आइडिया है, उसको आप थोड़ा सा क्या है रियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के रूप में आकार दे सकते हो। सो इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ योर दिस थिंग। तो टिपिकली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आर वेरी मॉडेस्ट। तो आपको इनिशियली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी कम होते हैं, क्योंकि आपके पास जैसे एक आइडिया है, मेरे को आम का पेड़ उगाना है, तो क्या बीज का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, उतना पैसा तो किसी के घर में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी किसी आप कहीं आपने फ्रेंड से, फैमिली से, किसी भी सर्कल से आप लोग उतना पैसा तो जुटा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे स्टेज पे फंडिंग रिक्वायरमेंट मॉडेस्ट होती है, मतलब मीडियम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम हो सकती है, ज्यादा ज्यादा जरूरत भी नहीं होती फंडिंग की। एवेन्यूज फॉर फंडिंग आर लिमिटेड। एवेन्यूज फॉर फंडिंग मतलब सोर्स ऑफ फंडिंग आर वेरी लिमिटेड एंड मोस्टली इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल फंडिंग मिलती है, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिलीज, क्राउड फंडिंग हो गया, एंजल इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं यहाँ पे, ना कोई वीसी आता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फंडिंग के थ्रू सोर्सेस हो सकते हैं, तो सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर बूटस्ट्रैपिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद के पैसे, खुद की सेविंग्स, आपकी जो एफडीज है, आपकी जो एलआईसीज है वगैरह, आप वो सबको आप तोड़ो, एफडी का मैच्योरिटी करवाओ, सब पैसा लेके आओ और बिजनेस में लगाओ। सो दैट इज द ओनली वे। अपने फ्रेंड्स या फैमिली से, अपने पापा से मांगो, अपने दादा से मांगो, अपने रिलेटिव से पैसा मांगो, बिजनेस के अंदर डालो। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आपको सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद के थ्रू फाइनेंसिंग, या फिर बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मतलब आपका जो बूटस्ट्रैपिंग की मतलब खुद के पैसे से ही बिजनेस को ग्रो करना है। लेकिन इसका जो अगला स्टेज आता है कि जब आपको प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाता है, तो आप उसी जो रेवेन्यू जनरेट किया उसी को आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जाओ, ठीक है। तो वो एक बूटस्ट्रैपिंग का नेक्स्ट लेवल हो जाता है। एट द अर्लीस्ट स्टेज बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये समझते हैं कि खुद का पैसा बिजनेस के अंदर डालना, ऑलराइट। मेंटेन कंट्रोल ओवर देयर ओन वेंचर। इसमें क्योंकि हम लोग अपना खुद का पैसा डाल रहे हैं, तो सारा का सारा कंट्रोल भी अपना रहेगा, कोई भी इसके कंट्रोल भी अपना ही रहेगा। कोई भी दूसरा बंदा आके इसमें टांग नहीं अड़ा सकता कि नहीं, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, नहीं। आपने खुद का पैसा डाला है तो आपका कंट्रोल रहेगा पूरा का पूरा बिजनेस के अंदर। सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड पार्टिसिपेशन इन बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशंस। नाउ फ्रेंड्स एंड फैमिली का दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था। थर्ड होता है कि कई बार गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवाती है, कई बार यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स प्रोवाइड करती है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट हमको अच्छा लगा, आपका प्रेजेंटेशन हमको अच्छा लगा, तो वी विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। एक तरीके से ग्रांट के जैसा हो गया, आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो प्राइज मनी, ग्रांट्स, अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, इसके थ्रू भी आपको इनिशियल फंडिंग मिल जाती है। तो अगर आपको वो ऐसा चाहिए तो आप एक्टिवली लुक करो कि क्या कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एजेंसी है जो कि कोई तरह का कंपटीशन कंडक्ट करवा रही है, जहां से मेरे को ग्रांट्स मिल सकता है, मेरे को कोई प्राइज मनी मिल सकता है अगर मैं वहां पे कंपटीशन लेके जीत जाता हूं। तो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ फंडिंग इन योर प्री सीड स्टेज। बीज डालने से पहले का जो स्टेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री सीड स्टेज, जहां पे सिर्फ हमारे पास एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट है, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स वी हैव।
So this is the first stage. Now seed stage. सीड स्टेज के अंदर हम लोग हमारे पास एक आइडिया था, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको इनिशिएट करके उस आइडिया पे काम करके जो हमारे पास हम लोग फंड्स जुटा पाए उसको सब पैसा उसमें डाल करके उस आइडिया से एक प्रोटोटाइप, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इट इज द अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट टिपिकली विद अ प्रोटोटाइप और अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. इस फेज के अंदर आपके पास में एक प्रोटोटाइप होगा या फिर एक आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना सकते हो. चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कशन किया है प्रोटोटाइप और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बारे में. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, प्लीज डू वॉच दैट अगेन. ऑलराइट, उसके नोट्स को वापस से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा. Minimum viable product funding at this stage is crucial for validating the business idea, conducting market research and refining the product or services. यहाँ पे बहुत बहुत क्रूशियल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक प्रोटोटाइप होता है या फिर एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है. उसको आपको कंटिन्यूअसली आपको क्या करना, अपडेट करना पड़ता है. उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, उसके अंदर आपको और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड खर्चे चाहिए होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है. सो ऑल दैट इज एट द सीड स्टेज. तो इसमें क्या क्या मतलब आपको खर्चे हो सकते हैं. मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, रिफाइनिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिफाइन करने के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए भी आपको यहाँ पे खर्चे करने पड़ जाते हैं. सो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ योर सीड स्टेज फंडिंग. नाउ सीड फंडिंग राउंड्स आर ऑफन लेड बाय एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स और स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स. एक्सेलरेटर नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 8 आएगा अपना, उसके बारे में वहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक्सेलरेटर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. बिल्ड इनिशियल ट्रैक्शन विद कस्टमर एंड अट्रैक्ट टॉप टैलेंट टू देयर टीम. मतलब इनिशियल ट्रैक्शन के लिए और टॉप टैलेंट को अक्वायर करने के लिए हमको टीम बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए होता है स्टेज के अंदर, सीड स्टेज के अंदर. ठीक है. तो दिस इज. अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, की स्टडी देंगे, बोला ऐसा ऐसा सिनारियो है, हमारे पास खाली कॉन्सेप्ट है और वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स. तो आप कौन सा बोलोगे, कौन सा लाइफ साइकिल के अंदर है, कौन से स्टेज के अंदर है फंडिंग की, तो वो प्री स्टेज के अंदर है. एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग के पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, एक प्रोटोटाइप है, उसको हम लोग को और डेवलप करना है, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करवाना है. ठीक है. उसके अलावा हमको क्या करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग का भी खर्चा चाहिए, खर्चा करना पड़ेगा. एक अच्छा ट्रैक्शन बनाने के लिए प्रोडक्ट का, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा. तो हम लोग कौन से स्टेज के अंदर है, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग सीड स्टेज के अंदर है, जहां पे सिर्फ हमारे पास प्रोटोटाइप है, हमारे पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है. ठीक है. फर्दर डेवलपमेंट होता है यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज का. सो दैट इज अगेन अ पॉइंट. यहाँ पे कीवर्ड्स हाईलाइट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स भी हम लोग के अंदर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है. जैसे आपने जुगाड़ू कमलेश का एक एपिसोड देखा होगा जहां पे उसके पास सिर्फ खाली प्रोटोटाइप था. नाउ दैट स्टेज, वो एक सीड स्टेज के लिए आया था कि हमारे पास एक प्रोटोटाइप है, अभी उसको और डेवलपमेंट करना है, हमारे पास हमको उसको और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा. तो ऑल दैट को फुलफिल करने के लिए वो स्टार्ट इन इंडिया पे आया था ताकि वो सीड स्टेज की फंडिंग ले सके. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या सोर्सेस है जहां से हम लोग फंडिंग ले सकते हैं. सबसे पहला तो इंक्यूबेटर. इंक्यूबेटर के बारे में अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि इंक्यूबेटर क्या होता है. इंक्यूबेटर जो आपके बिजनेसेस को, आपको मतलब पूरा नेटवर्किंग देता है, आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, आपको रहने के लिए जगह देता है, आपको थोड़ा थोड़ा फंडिंग भी प्रोवाइड कर सकता है. सो ऑल दैट हु डज दैट इज एन इंक्यूबेटर. तो आप इंक्यूबेटर के थ्रू आप अपने बिजनेस के अंदर पैसा डलवा सकते हो. इंक्यूबेटर का आप हेल्प ले सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. देन इससे सपोर्ट मिलता है, दे ऑफिस स्पेस देते हैं, यूटिलिटीज देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल असिस्टेंस देते हैं, ग्रांट भी देते हैं, डेट और इक्विटी भी दे सकते हैं. गवर्नमेंट लोन स्कीम्स, कोलेटरल फ्री डेट मिलता है अपने को, अपन ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर जहां पे. ठीक है. तो वहां पे कोलेटरल फ्री डेट मिलता है. कौन देता है अपने को, सिडबी. सिडबी का एग्जांपल आपको याद है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो वहां पे देखा था कि कोलेटरल फ्री लोन्स देते हैं एंड लोअर इंटरेस्ट रेट पे देते हैं. तो दैट इज अगेन अ सोर्स फॉर यू कि आपको कम ब्याज के ऊपर, मिनिमल चार्जेस के ऊपर आपको पैसा मिल जाता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. सो दैट इज गवर्नमेंट लोन्स, गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल रहती है. गवर्नमेंट जैसे कोलेटरल फ्री डेट देती है. तो दोज आर सर्टेन थिंग्स. जैसे सिडबी का देखो यहाँ पे भी दिया हुआ, सिडबी फंड्स ऑफ फंड्स, सिडबी एसएफएस करके अपन ने पढ़ा था. Should be funds for startup, FFS, fund for startup. So that was there. ठीक है. तो वो है एक एंजल इन्वेस्टर से यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर, जैसे कि अनुपम मित्तल है. ठीक है. रिसेंटली अश्लील ग्रोवर भी एक एंजल इन्वेस्टर बन चुके हैं जो कि बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू हेल्प many entrepreneurs, young entrepreneurs, young founders, ताकि वो भी एक इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर काम हो सके. उनका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर वो कल एक बड़ा कंपनी बन जाता है, ठीक है, तो वो उनका जो वैल्यूएशन, उनका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा हो जाता है. जैसे अभी सचिन तेंदुलकर का आई थिंक एक रिसेंटली आईपीओ आया था. आई डोंट रिमेंबर द आईपीओ नेम. लेट मी सर्च इट आउट इफ आई एम एबल टू गेट इट. आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगा. सचिन तेंदुलकर इन्वेस्टेड इन
विच आईपीओ? अभी सचिन तेंदुलकर का एक रिसेंट एग्जांपल आया था। अभी जैसे आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ आया था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने इन्वेस्ट किया था। उसके अंदर उनका पैसा 12x हो गया था। अगर उन्होंने 1 करोड़ डाला था तो वो 12 करोड़ हो गया विद इन द स्पैम ऑफ 2 3 4 साल 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है कि आप जब इनिशियली पैसा डालते हो स्टार्टअप के अंदर, जब उसका वैल्यूएशन बहुत कम होता है, लेकिन अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाता है तो आपका पैसा मतलब नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। अभी नायका के एग्जाम्पल था। नायका के अंदर आई थिंक समबडी, नायका, विच एक्ट्रेस, आई थिंक सम एक्ट्रेस थी, आई फॉरगॉट द नेम, विच एक्ट्रेस got their money manifold by an, हाँ, आलिया भट्ट ने 4.95 करोड़ इन्वेस्ट किया था जुलाई 2020 के अंदर। और जब उनका आईपीओ आया था, आईपीओ कब आया था 2021 के अंदर, उन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्ट किया था 5 करोड़ लगभग, और उनका वैल्यू कितना बन गया 54 करोड़ विद इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर अंदर 54 करोड़ रुपए बन गया। तो यू सी 11x हो गया उनका मनी विद इन अ स्पैम ऑफ 2 ईयर्स। सो दैट इज हाउ, मतलब अगर आप इनिशियली डालते हो ना पैसा, तो वो पैसा कहां से कहां पहुंच जाता है। कटरीना कैफ ने 2 करोड़ डाले थे और 22 करोड़ रुपए निकाल दिए। तो इट इज ऑलमोस्ट, उन्होंने 2018 के अंदर इन्वेस्ट किया था, तो उनका टाइम पीरियड थोड़ा 3 4 साल का हो गया था। लेकिन आलिया भट्ट ने तो सिर्फ 5 करोड़ डाले जुलाई 2020 के अंदर। और नाइका जब पब्लिकली अवेलेबल हुआ 2021 के अंदर, मतलब 1 साल और 1 साल और लगभग 4 5 महीने के अंदर अंदर, मतलब विद इन 18 मंथ्स मनी 11x हो गया। तो आप देखिए कितना पोटेंशियल होता है इन सब के अंदर। अगर आप एंजल इन्वेस्टर के थ्रू, अगर आप एंजल इन्वेस्टर एज एन आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो एक स्टार्टअप के अंदर, ठीक है। क्राउड फंडिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लोगों से, जनरल पब्लिक से एट लार्ज, कि उनको बताओ कि मेरा बिजनेस आइडिया ये है, इसको मेरे को बड़ा बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो जो भी लोगों की जो मतलब जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, दे विल इन्वेस्ट इनटू योर बिजनेस। सो दैट इज द लास्ट पार्ट। नाउ सीरीज ए स्टेज जो है ना, ये बेसिकली शार्क टैंक इंडिया जो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पे सीरीज ए ही होता है। वहां पे आपका जो प्री सीड स्टेज या फिर सीड स्टेज तो बहुत कम होता है। खाली मेजरली जो शार्क टैंक इंडिया ना, वहां पे सीरीज ए राउंड सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट प्रूव्ड होता है। जितने भी आप स्टार्टअप देखोगे ना, उनका कुछ ना कुछ सेल्स होता है, उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, उनका कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल होता है, उनका कॉस्ट इनकर होता है, वो प्रॉफिटेबल भी रहते हैं कई सारे स्टार्टअप। तो मेनी ऑफ द स्टार्टअप्स लाइक ऑलमोस्ट आई वुड से 90-95% स्टार्टअप जो शार्क टैंक इंडिया पे आते हैं, वो सीरीज ए फंड्स रेज करने के लिए ही वहां पे आते हैं, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर सीरीज ए फंडिंग। सीरीज ए स्टेज का बेस्ट एग्जाम्पल है। जितने भी आप स्टार्टअप देखोगे सब सीरीज ए की फंडिंग लेने के लिए वहां पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका प्रूव होता है, आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, प्रोटोटाइप पे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पे काम किया है सीड स्टेज के अंदर, वहां पे आपने इन्वेस्ट किया है। अब आप अपने प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में उतर चुके हो, या फिर मार्केट में उतरने वाले हो। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट प्रूव होता है, कस्टमर अप्रूव्ड होता है, और आपको क्या करना है, फोकस होना है ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए। कि भाई मैं एक अपने लोकेलिटी, अगर मैं बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप हूँ, तो मैं खाली बैंगलोर के अंदर ही अभी अपना सर्व कर रहा हूँ, मतलब अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को स्केल करना है तो मेरे को और भी फंडिंग चाहिए होगा, मेरे को और टीम मेंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को और सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा, मेरे को टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा। तो ऑल दैट के लिए मेरे को जो फंडिंग चाहिए, मेरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो कहां से मिलेगा, वो सीरीज ए स्टेज के अंदर आपको मिलता है। कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपको और एडिशंस करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर, आपको जो ऑलरेडी जो मेन यूएसपी था उसके अंदर आपको और उसके अंदर एडिशंस करने, तो आपको यहाँ पे पैसा चाहिए होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग एंड सेल्स, सबसे ज्यादा मार्केटिंग और सेल्स करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। आपको नए मार्केट में एंटर करने के लिए यहाँ पे पैसा चाहिए होता है। तो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज ए फंडिंग। तो आपको बेसिकली ये थोड़ा थोड़ा दो बार पढ़ोगे ना इसको, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सीड स्टेज में क्या होता है, प्री सीड में क्या होता है, और सीरीज ए के अंदर क्या होता है। तो आपको केस स्टडी बना के पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब आप हमको बताइए कि ये कौन सा स्टेज के अंदर है, वो प्री सीड में है, सीड में है, या फिर सीरीज ए स्टेज के अंदर। तो ऐसा करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। अब यहाँ पे फंडिंग के सोर्सेज क्या अवेलेबल होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं,
ठीक है। वीसीज क्या होते हैं, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड टू इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स। अब जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप बने ना, सबका बैकिंग वीसीज रहते हैं, कोई ना कोई बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होती है जो कि उनको बैकिंग देती है, उनको फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि वो एक्सपेंशन कर सके, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल एंजल इन्वेस्टर्स का मैंने बताया था। देन बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे आप डेट के रूप में आप पैसा उठा सकते हो, ठीक है, फॉर्मल डेट फाइनेंसिंग इसको हम लोग बोल सकते हैं। एंड देन वेंचर डेट फंड, जैसे कि वेंचर कैपिटल फर्म होता है, वो लोग आपका इक्विटी परचेज करते हैं आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है। वैसे ही वेंचर डेट फंड्स होते हैं जो आपकी बिजनेसेस को डेट प्रोवाइड करते हैं, डेट इन द सेंस आपके बिजनेसेस को डेट के रूप में पैसा देते हैं, विच यू हैव टू रीपे। जैसे कि आप बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देते हो, वैसे ही आपको वेंचर डेट फंड को भी आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू काइंड ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम बैंक्स या फिर एनबीएफसी, लेकिन यहाँ पे जो फंडिंग देने वाला होता है वो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होती है, वेंचर डेट फर्म्स होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज ए फंडिंग। बेस्ट एग्जांपल शार्क टैंक इंडिया पे 90 से 95% से भी ज्यादा स्टार्टअप जो आते हैं ना, वो सीरीज ए फंडिंग के लिए आते हैं, ठीक है। स्टेज 4 सीरीज बी सी डी एंड ई स्टेज के बारे में अपन ने बात की। अब ए के बारे में बात कर लिए, बी सी डी और ई स्टेजेस के अंदर क्या क्या होता है। अब सीरीज बी सी डी और ई मतलब बेसिकली अब जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते हो ना, तो एक नया नया नाम देखे रखा है इनको, कुछ डिफरेंसेस है बट इतना भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है कि आप नहीं समझ नहीं पाओ, ठीक है। तो लार्जर इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है एम्ड एट फुलफिलिंग रैपिड ग्रोथ। अपने बिजनेस को उड़ान देनी है आपको, तो आपको सीरीज बी फंडिंग चाहिए होती है। स्केल ऑपरेशंस को स्केल होती है सीरीज ए के अंदर, ये अपन ने देखा था। लेकिन अगर आपके बिजनेस को और भी लंबी रफ्तार देनी है, और भी लंबी उड़ान देनी है, तो आपको सीरीज बी फंडिंग भी मिल जाती है। सीरीज बी फंडिंग के अंदर लार्जर इन्वेस्टमेंट अमाउंट होते हैं, ठीक है। एंड फर्दर कंसोलिडेटिंग द कंपनीज मार्केट प्रेजेंस को यहाँ पे कंसोलिडेट किया जाता है। एंड सीरीज बी फंडिंग राउंड्स ऑफन इन्वॉल्व वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वीसीज के द्वारा, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स फर्म्स, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फिर एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू भी ये लोग क्या फंडिंग प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। मार्केट डोमिनेंस के लिए, एनहांस प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, और भी एड ऑन्स देने के लिए, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स में घुसने के लिए फंडिंग चाहिए, तो यहाँ पे मिलेगी आपको। प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल एग्जिट्स एंड पब्लिक ऑफरिंग। अभी आप मतलब बेसिकली बी सी डी और से आप बी सी डी और ई फंडिंग के थ्रू आप लोग बेसिकली आईपीओ के लिए, मर्जर एक्विजिशन के लिए, बायबैक के लिए आप इन कर सकते हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जिट स्ट्रैटेजीज, जो कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। नाउ बट स्टिल वांट्स टू स्टे प्राइवेट और आईपीओ इज सो फार। लेकिन इस स्टेज के अंदर हम लोग एक ऐसे लेवल पे हैं जहां पे आईपीओ काफी दूर है, और या फिर हम लोग को अभी भी प्राइवेट ही रहना। वी डोंट वांट पब्लिक टू इन्वेस्ट इनटू आवर बिजनेस। हम लोग को खुद ही एज ए फाउंडर एंटरप्रेन्योर मेरे को अपने बिजनेस के ऊपर, अपने वेंचर के ऊपर कंट्रोल रखना है। तो आई विल ऑप्ट फॉर सीरीज बी फंडिंग, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स बहुत बड़े होंगे, बहुत लार्जर पैसा, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट होंगे। लेकिन जो आपका ऑनरशिप है बिजनेस के अंदर, जो आपका कंट्रोल है, वो सिर्फ आपके पास रहेगा। यू डोंट वांट टू डाइल्यूट योर कंट्रोल टू समबडी एल्स, ठीक है। तो ये वो स्टेज होती है, यहाँ पे वीसीज मिलते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाती है। एग्जिट और स्केल अप, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, करेक्ट। नाउ स्टेज 5 बी, एग्जिट और स्केल अप। एग्जिट के लिए स्केल अप, तो ये ऑप्शनल रहता है, यहाँ पे आपको चाहिए तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। कई सारे बिजनेसेस होते हैं जो मतलब प्राइवेट ही रहते हैं, जो कि अनलिस्टेड ही रहते हैं। कई सारे शेयर्स ऐसे मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अनलिस्टेड ही है, बिकॉज दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट्स। जो सेकेंडरी मार्केट जो होते हैं ना, वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो एग्जिट कैसे मिलेगा? अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जैसे आपने सुना होगा कि आईपीओ के अंदर ऑफर फॉर सेल होता है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि जो प्रमोटर होता है ना, वो अपने बिजनेस का जो ओनरशिप है, जैसे आई एम होल्डिंग 80% इक्विटी इन द कंपनी, और अब मैं चाहता हूं कि ये बिजनेस को मैं थोड़ा डाइल्यूट करके थोड़ा तो पैसे का मजा लूं, थोड़ा तो मतलब बिजनेस का मतलब थोड़ा तो फंड्स जो लिक्विड है, थोड़ा तो पैसा कमा के अपने घर के अंदर लेके आ जाओ, तो वो ऑफर फॉर सेल लाते हैं। मतलब फाउंडर्स अपने हिस्से की जो ओनरशिप है बिजनेस के अंदर, वो सेल करते हैं, दैट इज ऑफर फॉर सेल। अगर मैं 80% होल्ड करता हूँ और मैं 10% ऑफर फॉर सेल कर रहा हूं, तो मतलब अपने हिस्सेदारी में से मैं 10% कम कर रहा हूं और आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि आप लोग इन्वेस्ट कर सको, आप लोग शेयर्स के अंदर ट्रेड कर सको। और वो एक हाइप भी बना हुआ अभी तो, कि हर कंपनी का मेरा मार्केट के अंदर अगर आईपीओ आया हुआ है, अगर मैं आईपीओ के थ्रू मार्केट के अंदर लिस्टेड हूं, तो
उससे क्या होता है, एक रहता है कि अच्छा मेरी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड है, सो दैट इज आल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, राइट। तो खाली लिस्टिंग पर्पसेस के लिए भी लोग अभी आते हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली मोबिक्विक का आईपीओ आया हुआ है, 750-800 करोड़ का आईपीओ का वैल्यूएशन, मतलब आईपीओ आने वाला है, बस उतना ही। और उसके अंदर भी ऑफर फॉर सेल होने वाला है कुछ तो सर्टेन एक्सटेंट। तो कहने का मतलब वो खाली लिस्ट करने के लिए लेकर आ रहे हैं कि मोबिक्विक इतनी बड़ी कंपनी है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो वैसे भी लोग होते हैं। तो ये एक ऑप्शनल स्टेज होता है जहां पे आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, तो वैसा वाला सीन होता है। ठीक है। अभी IPOs provide startup with the access to broader investor base, increased liquidity बढ़ती है आपके शेयर्स की, because वो frequently trade होते रहते हैं, ability to raise substantial capital to fuel further growth and expansion initiatives। अभी कई majority of the IPOs है ना, वो कुछ ना कुछ expansion करने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करने के लिए IPO लेके आते हैं, ताकि उनको एक लिक्विडिटी मिल जाए उनके शेयर्स में, उनको अपना एक्चुअल में वैल्यूएशन मालूम पड़ सके, क्योंकि जो जितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में डाले हुए हैं, और भी डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको अपनी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अपनी कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन मालूम पड़ जाता है। और इससे क्या होता है कि उनको भी मालूम पड़ता है कि डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यूएशन, डिपेंडिंग अपॉन द रेवेन्यू, हमारा जो वैल्यूएशन है वो कितना अच्छा है कि नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को एनालिसिस करने में भी मदद मिलती है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि आईपीओ के बारे में होती है। Now, exit stage of startup refers to the point at which investors realize their return on investments. Common exit strategies involves merger acquisitions, buyback, IPOs के बारे में अपन ने पढ़ा। So these are certain strategies under your exit और scale up करने के लिए आपको होता है। तो IPO, merger acquisition, selling shares, buyback. Oh, I'm so sorry. I thought we have studied this. We have not studied this part. प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर अपन ने ये कवर नहीं किया। तो एग्जिट और स्केल अप करने के लिए चार चीजें, आईपीओ के थ्रू, merger acquisition, buyback, या फिर selling shares, offer for sale, which is also called as offer for sale। मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर ओनर्स होते हैं वो अपना क्या करते हैं, उसके अंदर बिजनेस को, उसके अंदर आईपीओ के थ्रू शेयर्स को सेल करते हैं, दैट इज सेलिंग शेयर्स। इन्वेस्टर हैव द ऑप्शन, अच्छा आई एम सो सॉरी, सो दैट इज जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आईपीओ के अंदर कवर हो जाता है। और सेलिंग शेयर्स के अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टर्स हैव द ऑप्शन टू ऑफलोड देयर इक्विटी और शेयर्स टू अदर वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। वी आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, हम लोग एक अभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। अगर मेरे को बिजनेस के अंदर सेल करना है, मेरे को जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था जैसे आज से 3 साल पहले, और मेरे को आज एक अच्छे वैल्यूएशन पे एग्जिट मिल रहा है, तो आई विल सेल माय शेयर्स टू सम अदर वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म। मैं किसी दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म को अपने शेयर्स को सेल कर दूंगा। सो दैट इज द वे बाय विच एन इन्वेस्टर कैन गेट आउट ऑफ दैट कंपनी। सो वो भी एक होता है मार्केट के अंदर, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, जैसे अपन ने एग्जांपल दिए थे आलिया भट्ट के, कैटरीना कैफ के। तो उनको किसी ना किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने, किसी ना किसी एंजल इन्वेस्टर ने उनको शेयर्स को सेल किया था। तो इसीलिए उसको, वो भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको मार्केट से, अगर आपको उस कंपनी से आउट होना है, अगर उस कंपनी से आपको एग्जिट लेना है, सो दैट इज आल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल टू यू एज अ फाउंडर, इन्वेस्टर और व्हाटएवर। ठीक है, तो वो भी होता है। नाउ प्री रिक्विजिट्स फॉर अ स्टार्टअप फंडिंग, अगर आपको फंडिंग चाहिए तो ये चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो असेसिंग द नीड फॉर फंड, कि आपको पैसा क्यों चाहिए, आपको पैसा क्यों चाहिए, ये बहुत सर्टेनिटी होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर के पास में जाओगे कि सर मेरे को पैसा चाहिए, तो वो आपको क्या बोलेगा, क्यों चाहिए पैसा, व्हाई डू नीड फंड्स, क्यों चाहिए पैसा। तो आपको वो एक, सबसे पहले आपको ये सर्टेन थिंग्स है जो आपको ना एक ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको स्टार्टअप फंडिंग के लिए जा रहे हो तो दीज थिंग्स आर मैंडेटरी फॉर यू। सबसे पहले तो असेस द नीड फॉर द फंड, की फंडिंग क्यों चाहिए। क्या आपको फंडिंग चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, स्केलेबिलिटी या फिर ग्रोथ के लिए चाहिए, या फिर टैलेंट एक्विजिशन के लिए चाहिए, या फिर मार्केट एक्सपेंशन के लिए। ये जो वर्ड्स है ना, ये अपने आप में सब कुछ समझा देते हैं। टैलेंट एक्विजिशन मतलब अपन ने पहले नहीं पढ़ा था। टैलेंट एक्विजिशन मतलब अच्छी टीम मेंबर्स को हायर करना, एक्सपर्ट्स को हायर करना, ऐसे ऐसे लोगों को हायर करना जो इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट है, जो हमारे बिजनेस को मतलब 10x की रैपिड की रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। सो दैट, सो वो मतलब खाली वर्ड्स को देख के अपन लोग समझ सकते हैं कि हम लोग को फंड्स का नीड क्यों होना चाहिए, फंड्स का नीड क्यों हो सकता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में अपन ने पढ़ा, अपन ने स्केलेबिलिटी ग्रोथ के बारे में पढ़ा, टैलेंट एक्विजिशन, मार्केट एक्सपेंशन। इन लोग ये कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए, खाली एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। दिस नथिंग मच, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ दिस अबव। सबसे पहले अपन ने यही पढ़ा था, आपको यहाँ याद है, यहाँ पे ये वाला अंडरस्टैंडिंग द व्हाई डू स्टार्टअप नीड्स फंडिंग, वो वाला पॉइंट ही वहां पे रिपीटेड है कि स्टार्टअप्स को फंडिंग क्यों चाहिए होता है, राइट। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो ये वाला अपन ने देख लिया। नाउ असेसिंग द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस। अब क्या होता है कि अगर आपने ये तो असेस कर लिया कि मेरे को फंड्स क्यों चाहिए, अब आपको असेस करना है कि क्या आपके पास में सारे रिसोर्सेस है, क्या आपने सबको अलाइन करके रखा है जिससे कि स्टार्टअप कन्विंस होकर आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए सर्टेन थिंग्स है दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। रेवेन्यू ग्रोथ और मार्केट पोजीशन,
अपने बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले तो पूरी की पूरी, कि जो मेरा बिजनेस है उसका मार्केट कितना बड़ा है, कि क्या मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। दीज आर सर्टेन थिंग्स विच स्टार्टअप विच इन्वेस्टर्स एक्टिवली लुक फॉर, कि आपका मार्केट साइज कितना बड़ा है। अगर आपका छोटा सा मार्केट साइज है तो उनके पास भी ऐसे नहीं कि भर भर के पैसा पड़ा है, उनके पास भी लिमिटेड फंड्स होते हैं। हालांकि फंड दे जनरेट फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड द वर्ल्ड, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी भी बंदे को देख के पैसा डाल सकते हैं। नहीं, आपका रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, आपकी मार्केट साइज कितना बड़ा है, क्या आपका बिजनेस बिलियन डॉलर कंपनी बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो वो सारे सर्टेन फैक्टर्स को वो लोग असेस करते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको फंडिंग देते हैं। तो सबसे पहले अपने रेवेन्यू ग्रोथ मॉडल, आपकी मार्केट में पोजीशन क्या है, उसको आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। फेवरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपका जो वैल्यूएशन है, अब आप देखोगे ना शार्क टैंक के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेस, वो एक का था गोपाल छप्पन, जो कि आई थिंक जयपुर या जोधपुर कहीं का था, वो तो 1200 करोड़ की वैल्यूएशन पे आया था, करेक्ट। तो उनका जो रेवेन्यू था वो भी इतना नहीं था कि वो 1200 करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाइबल हो, ठीक है। इसीलिए किसी ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। तो आपका वैल्यूएशन भी जस्टिफाइबल होना चाहिए। अगर आपका रेवेन्यू अच्छा है और आपका पीयर्स, आपका जो कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से जो आपका वैल्यूएशन कैलकुलेट किया गया है वो अगर बरोबर से है, तो वो लोग देखेंगे कि अगर आज से 2 साल के बाद में मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर आज मैं 1200 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उस बिजनेस के अंदर दम तो होना चाहिए ना कि वो 1200 करोड़ का वैल्यूएशन है। कल को क्या पता वो बिजनेस का डाउनग्रेड होना, मतलब वैल्यूएशन डिक्रीज होने लग जाए, तो फिर क्या होगा, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो गया। तो मैं ऐसा बिजनेस के बारे में देखूंगा एज ए इन्वेस्टर जहां पे वैल्यूएशन एकदम रीजनेबल हो या फिर उससे भी कम हो। मैं तो एक्टिवली ऐसे ही बिजनेस के बारे में देखूंगा। और अगर आपका रेवेन्यू जैसे बढ़ रहा है और आपका वैल्यूएशन अगर नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर 3x 4x 5x 10x हो गया, तो मेरा भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। आप देखोगे, मैं आपको रियली फैक्ट बताता हूँ, जो शार्क टैंक के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, जितने शार्क्स इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शार्क टैंक सीजन 1 के अंदर आई हर्ड इंटरव्यू ऑफ अश्विन ग्रोवर, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स किए, लाइक 30 से 35 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन खाली 3 या 4 कंपनीज को वो ट्रैक करते हैं, बाकी का तो कुछ पता ही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करके भूल गए उनके बारे में। वाई? बिकॉज जितना भी एक स्टार्टअप के अंदर एक इन्वेस्टर, एक एंजल इन्वेस्टर, एक वीसी जो इन्वेस्ट करता है, मेनी ऑफ द स्टार्टअप्स 90% ऑफ द स्टार्टअप फेल होते हैं, करेक्ट। लेकिन वो जो 10% जो चल जाते हैं ना, उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना तगड़ा मिलता है कि वो जो 10 में जो लॉस होता है ना, उससे पता नहीं वो कितना रिकवर कर लेते हैं। मतलब उन 10% स्टार्टअप जो सक्सेस होते हैं, ठीक है। अगर अश्विनी ग्रोवर ने 40 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था सीजन 1 के अंदर, तो खाली 4 को ही वो ट्रैक करता है, क्योंकि वो 10% ही हुए, करेक्ट। उसने भी इंटरव्यू में यही बोला कि मैं सिर्फ 3-4 को ही ट्रैक करता हूँ, करेक्ट। तो उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन स्टार्टअप से मिल रहा है, तो वो लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी मेजर करते हैं। लेकिन एज अ वेरी अर्ली स्टेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए वो जो 36 स्टार्टअप में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो उनको ट्रैक भी नहीं कर पाते। लेकिन वो जो 4 जो स्टार्टअप चल जाते हैं ना, वो 36 का कॉस्ट रिकवर करके दे देते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ ट्राइंग टू ब्रेक इवन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एक ब्रेक इवन पॉइंट पे भी पहुंच जाते हैं। एक हम लोग ये भी सर्टेन करते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि शार्क टैंक के अंदर सीजन 3 के अंदर, सीजन 2 के अंदर वो लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए इन्वेस्टिंग का, कि जैसे अमन गुप्ता बोलता है कि ना मैं आपके बिजनेस में 2 करोड़ डालूंगा, लेकिन आपको मेरे को 5% रॉयल्टी देना पड़ेगा अपने रेवेन्यू का अंटिल आई रीच माई 2 करोड़। मतलब वो सेफ्टी लेके खेल रहा है कि मैं आपके बिजनेस का 10% इक्विटी ले रहा हूँ, आपको 2 करोड़ दूंगा, लेकिन आपने अगर लेट्स से 1 महीने के अंदर 1 लाख का रेवेन्यू करते हो, तो मेरे को उसका 5% मतलब 5,000 रुपए आपको मेरे को उसमें से देना पड़ेगा अंटिल आई रीच माई 2 करोड़। मेरा 2 करोड़ तक नहीं पहुंच रहा, तब तक आपको मेरे को क्या करना पड़ेगा, फंड्स देने पड़ेंगे आपको, जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हो उतना। सो दैट इज ऑल्सो न्यू कॉन्सेप्ट डेटा दे आर कमिंग अप, ताकि उनका एक इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप हो जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए, और उनका इक्विटी भी बच जाएगा। अगर अच्छा बिजनेस हुआ तो कल को आपका कल को कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आपके जो इक्विटी उसका भी वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो वो ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इन्वेस्टर्स कंसीडर करते हैं आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। यूनिकनेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यूनिक होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटर से आपके अंदर क्या यूनिक है वो भी वो लोग देखते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। एंटरप्रेन्योरियल विजन एंड फ्यूचर प्लान्स, एक दो जगह पे आप देखोगे शार्क टैंक इंडिया के अंदर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके स्टार्टअप के अंदर, क्योंकि बंदा बहुत सॉलिड लगा मेरे को। खाली एक व्यक्ति को देख के कि यार कुछ ना कुछ तो फोड़ लेगा, वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं उसके अंदर। तो वो भी देखते हैं कि आपका जो विजन है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप जिस तरीके से उनको कन्वे करते हो अपने मैसेजेस को, तो उनसे पता चल जाता है, उनसे वो इवेल्युएट कर लेते हैं कि बंदे में दम है, कुछ ना कुछ तो फोड़ ही लेगा। तो दैट इज ऑल्सो कि एंटरप्रेन्योर का जो विजन है, एंटरप्रेन्योर का जो फ्यूचर प्लान है अपने बिजनेस को लेकर के, उसके बेसिस के ऊपर भी आपके बिजनेस के अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। रिलायबल, पैशनेट एंड टैलेंटेड टीम, कई बार आपने देखा होगा मेजोरिटी ऑफ द स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट टैंक पे आते हैं ना, सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपकी टीम में कौन कौन है,
करेक्ट ना? इन्वेस्टमेंट आपकी वैल्यूएशन रेवेन्यूज के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये भी साथ में पूछते हैं कि आपकी टीम के अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर आपने बोला कि मेरे पास टीम के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक सीए काम कर रहा है, एक वो काम कर रहा है, तो वो लोग को दम पड़ता है आपकी बात का, क्या टैलेंटेड टीम है आपके पास में, अच्छी टीम है, फाइनेंस से रिलेटेड भी आपके पास अच्छी पकड़ रहेगी, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपके पास अच्छी पकड़ है, तो वो एक टैलेंटेड टीम होती है। अगर आपके पास में एक अच्छी टीम है तो वो लोग भी ना इन्वेस्ट कर देते हैं आपके बिजनेस के अंदर। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स बाय विच यू हैव टू असेस योर इन्वेस्टमेंट रेडीनेस की क्या आपके पास आप ये सब चीजों को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो फंडिंग नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। यस, प्रिपेयरिंग फॉर अ पिच डेक, पिच देना पड़ता है। वहां पे जितने भी शार्क टैंक पे जितने भी आते हैं ना कुछ पिच डालते हैं, वो लोग पिच करते हैं कि हमारा ये बिजनेस है, हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। वो लोग कुछ ना कुछ टेस्ट करवाने के लिए प्रोडक्ट लेकर, अगर कोई खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वो लोग आपको क्या करते हैं, कुछ खाने का आइटम लेके आते हैं आपको खिलाने के लिए। ठीक है, अगर सर्विसेज से रिलेटेड है, लेट्स से उन्होंने कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, तो वो लोग टेस्टिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज की। ठीक है, कि क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअल में मतलब आप जो बता रहे हो उस हिसाब से काम करता है कि नहीं करता है। तो वो आपको एक पिच देना पड़ता है कि एक्चुअली आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। इसके बारे में अपन ने ना इनिशियल चैप्टर्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था कि आपका पिच डेक के एसेंशियल्स क्या होते हैं। यू रिमेंबर और नॉट? यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट कि पिच डेक के एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में कि हम क्या है, क्या प्रोडक्ट है, उसके बाद में प्रॉब्लम बताओ कि ये प्रॉब्लम हमने फेस की थी और उसका हम लोग ये सॉल्यूशन लेके आए हैं, इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है और हमारा बिजनेस मॉडल कैसे होगा, हम लोग कैसे रेवेन्यू को जनरेट करेंगे। ठीक है, हमारा ट्रैक्शन क्या है, हमारे माइलस्टोन्स क्या है, हमारे अचीवमेंट्स क्या है, कि क्या हमको वो इंडिया नंबर वन बनना है, कि हमको वर्ल्ड नंबर वन बनना है, कि हमको स्टेट का नंबर वन बनना है। तो आपका ट्रैक्शन क्या है, आप अल्टीमेटली कहाँ रीच आउट करना चाहते हो, आपकी टीम में कौन कौन है। तो ये सब लोग पिच के पार्ट होते हैं। कोई भी शार्क टैंक इंडिया का एक एपिसोड देख लोगे ना तो आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, वहां पे ये सब चीजें आपको मिलेगी, वो सब चीजों के बारे में बताते हैं। अगर नहीं बताते ना तो शार्क्स उनसे पूछ लेते कि भैया ये चीज आपने बताई नहीं, हमको बताओ कि आपका मार्केट इतना बड़ा है, आपका रेवेन्यू क्या है, ठीक है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। ये सब शार्क्स खुद से पूछ लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आस्क क्या है, आपका फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, पूरा पिच देने के बाद में शार्क टैंक में कैसे बोलते हैं, एंड वी आर आस्किंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस मच ऑफ इक्विटी। हम लोग 10 करोड़ चाहिए, आपको 2% इक्विटी देंगे आपको हमारे बिजनेस के अंदर। तो वो आस्क बताओ। कॉल टू एक्शन मतलब इन्वेस्टर से आपको क्या चाहिए, जैसे कि कॉल टू एक्शन में मतलब आपको उनके आवर्स चाहिए, आपसे मेंटरशिप चाहिए उनको, एज एन कि मेरे को आपके आपके ना 30 आवर्स चाहिए, आप हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो उनको आप बताओ पैसा चाहिए, या फिर आपको उनका मेंटरशिप चाहिए, या फिर उनसे गाइडेंस चाहिए, या फिर आप उनको अपना कस्टमर बनाना चाहते हो। सो दैट इज द कॉल टू एक्शन। ये सब अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर अच्छे से कवर किया है। तो यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम अगेन ऑन टू दीज थिंग्स, राइट? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। इन्वेस्टर टारगेटिंग। सब आपको जब इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो ना, तो ये सब चीजें आप असेस करके जाओ, पिच डेक बना के जाओ और राइट इन्वेस्टर को टारगेट करो। कई बार क्या होता है, कोई कोई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि हम लोग सिर्फ खाली टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप कोई फूड इंडस्ट्री से कोई बिजनेस बना रहे हो तो वो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे कई कई होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक रहता है कि भाई हम लोग ऐसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपको चाहिए तो इन्वेस्ट करो, नहीं तो बाहर में जाओ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इन्वेस्टमेंट लो, नहीं तो बाहर में जाओ, ऐसा बिजनेस लेके आओ, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्वेस्टर का टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अंडरस्टैंड करना है कि इन्वेस्टर कौन से टाइप ऑफ बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है, assess firms thesis through a thorough examination of their website। आप VCs का, आप एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में समझो कि वो क्या टाइप के बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे भी आपको एक मिलेगा कि क्या आपको फंडिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रैक्शन मिल जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ देयर वेबसाइट ब्राउचर्स, टारगेटिंग द राइट इन्वेस्टर्स एंटेल्स रिसर्चिंग देयर इन्वेस्टमेंट थेसिस। मतलब राइट टारगेट इन्वेस्टर को टारगेट करना मतलब उनके इन्वेस्टमेंट थेसिस, मतलब उनके इन्वेस्टमेंट के जो क्राइटेरिया है उनको अंडरस्टैंड करो, उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिकली जो फंडामेंटल्स है कि भाई मेरे को ऐसे फंडामेंटल वाले बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना है, तो उनको आप समझो। ठीक है, देन ड्यू डिलिजेंस बाय द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स। तब आपने राइट इन्वेस्टर को आपने टारगेट कर लिया, उनके सामने अच्छा पिच दे दिया। शार्क टैंक इंडिया के अंदर पिच देने के बाद में वो लोग आपसे सवाल जवाब करते हैं, आप उनके आंसर्स दे देते हो, दे दिए, उसके बाद में वो आपको ऑफर दे देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो। सपोज कीजिए क्या इन्वेस्टमेंट चला जाता है, मैंने पहले भी बताया था इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है अनटिल एंड अनलेस आपका ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एकदम बराबर से आता है। मतलब आपने जो बिजनेस के बारे में बताया क्या वो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के अंदर भी आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो ही फंडिंग जाता, नहीं तो नहीं जाता है। सो ड्यू डिलिजेंस एंड द बाय द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वो ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं आपके बिजनेस का।
कि आपका रेवेन्यू उतना है कि नहीं है, आपका सेल्स, आपका जो कॉस्ट है उतना है कि नहीं है। आप बोल रहे हो कि हमारे पास इतने कस्टमर्स पाइपलाइन में है, तो क्या इतने कस्टमर्स है कि नहीं है, ठीक है। आपका जो बैलेंस शीट है वो कैसा है, क्या आपने, आप बोल रहे हो कि हमने किसी से भी फंडिंग नहीं लिया, तो क्या आपके बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी के अंदर कोई और भी बंदा बैठा हुआ है जिसके पास में इक्विटी ओनरशिप है। तो वो सारी चीजें जितना भी आप बताते हो ना टीवी के अंदर हम लोग को दिखाते हैं, वो सारी चीजों को एक जो ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करता है, मैंने भी 10-12 ड्यू डिलिजेंसेस की है वैसे। तो जितना आपने बताया कि क्या वो पूरा का पूरा उसके अंदर है कि नहीं है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के अंदर, अगर वो सब कुछ सही आता है तो ही आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। सो दैट इज द लास्ट, सेकंड लास्ट पार्ट। एंड लास्टली आता है टर्म शीट। आपने सब कुछ कर लिया, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भी आ गया, जब आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो एक टर्म शीट साइन होती है। टर्म शीट क्या होती है, एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है जिसके अंदर समराइज करते हैं मेजर पॉइंट्स ऑफ एंगेजमेंट, डील बिटवीन द इन्वेस्टिंग फर्म, इन्वेस्टर एंड द स्टार्टअप। स्टार्टअप और इन्वेस्टिंग फर्म, जो इन्वेस्टर होता है, उनके बीच के जो मेजर की पॉइंटर्स है उनको हाईलाइट किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन एस्टैब्लिश करते हैं कि हमने आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन लगाया है लेट्स से 10 करोड़ रुपए, एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 2 करोड़ रुपीज इनटू योर बिजनेस। तो मतलब हमको कितना परसेंट इक्विटी चाहिए, हमको 20% इक्विटी चाहिए होगा। तो बेसिकली स्टार्टअप के वैल्यूएशन के बारे में बताते हैं। इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट कैसे देंगे हम लोग आपको, क्या 2 करोड़ एक साथ में दे देंगे, या फिर 50 लाख वी विल रिलीज नाउ, 50 लाख आफ्टर 6 months एंड देन 1 करोड़ आफ्टर 1 year। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट क्या फॉर्म में देंगे हम आपको, क्या ये सीसीएस के फॉर्म में होगा, क्या ये कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में होगा या फिर नहीं। सो that is also kind of इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन है वो बताता है। एंड फाइनली चेंजेस टू द शेयर कैपिटल, मतलब एक शेयर कैपिटल का जो आपका टेबल रहता है ना, मतलब आप देखोगे, अगर आप कोई भी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उठा के देख लेना किसी भी कंपनी का, वहां पे ना वो लोग 2-3 टेबल्स प्रोवाइड करते हैं शेयर कैपिटल के रिलेटेड, कि हमारा आपको पब्लिक इश्यू में जाने से पहले ये शेयर होल्डिंग है, पब्लिक इश्यू में आने के बाद में हमारा शेयर होल्डिंग ऐसा बदल जाएगा। तो एक 2 टेबल्स दी हुई रहती है कि हमारे करंटली यही शेयर होल्डर्स है जिनके पास इतना है, लेकिन हम लोग जब पब्लिक इश्यू के अंदर आ जाएंगे तो हमारे शेयर होल्डिंग ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द अनदर वे, वो भी उसके अंदर टर्म शीट के अंदर दिया हुआ रहता है। मतलब एक्चुअल में ये सारी चीजें एक्चुअल के अंदर होती है, दिस इज नॉट लाइक कि थियरी में दिया हुआ, ये एवरीथिंग इज अ रियल वर्ल्ड एग्जाम, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर सारी की सारी चीजें हो रही है, ठीक है। सो डोंट थिंक कि ये सारा आपसे फालतू का ज्ञान है, नहीं, ये एक्चुअल में सारी चीजें होती है। नाउ क्वांटिफाइंग द सीड कैपिटल। अब फंडिंग तो चाहिए, कितना फंडिंग चाहिए आपको, आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। शार्क टैंक पे आता है कि सर शार्क्स हमसे आपको ना 5 करोड़, हमसे आपको 50 लाख रुपए चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ 5% ऑफ इक्विटी। तो 50 लाख किस बेसिस पे बता रहे हो भाई, आपको क्वांटिफाई कैसे किया कि मेरे को 50 लाख ही चाहिए, नॉट 40 lakhs, नॉट 60 लाख। वाई नॉट 40 lakhs, वाई नॉट 60 lakhs, वाई यू एग्जैक्टली नीड 50 lakhs। और कई बार वो लोग बढ़ा भी देते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप 2 जने साथ में मिलकर आ रहे हो तो आप हमको 1 करोड़ दे दो, हम लोग आपको 25% इक्विटी ऑफर कर देंगे। तो वैसे भी होते हैं, ठीक है। तो क्वांटिफाई कैसे करोगे, इट रिक्वायर्स द केयरफुल प्लानिंग, बजटिंग एंड रिसोर्स अलोकेशन। आपको केयरफुली प्लान करना पड़ता है, बजट करना पड़ता है कि हमारा बजट इतना है, इतना खर्चा लगने वाला है, और उस बेसिस पे आप अराइव करते हो कि कितना फंडिंग रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। इवैल्यूएट इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, हमारे पास इमीडिएटली हमको कितना रिक्वायरमेंट है वो भी आप कंसीडर करो, ठीक है। उसमें आपको ये कंसीडर करना कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, मार्केट साइज कितना बड़ा है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, क्या और भी कोई हमसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। अगर कॉम्पिटिटर है तो हमारा फंडिंग रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होगा, अगर मार्केट बड़ा है तो फंडिंग रिक्वायरमेंट भी बड़ा होगा। अगर हमारे पास में क्या बोलते हैं, अगर मार्केट साइज बड़ा है तो मार्केट साइज के हिसाब से हमको इन्वेंटरी रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, फंडिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। So these are certain factors which affects your decision of quantifying the amount of amount of the seed capital, amount of the capital that you require to fund your startup. So these are certain factors. Now potential source of funding को आपको consider करो कि क्या हमारे पास ऑलरेडी कोई इन्वेस्टर है जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है। हमने अराइव किया कि भाई हमारा मार्केट रिसर्च के हिसाब से मार्केट इतना बड़ा है, उसमें हमको अगर प्रोडक्ट रखना है तो हमारे पास कम से कम 5 करोड़ का इन्वेंट्री होना चाहिए। सेकेंडली हमने असेस किया कि हमारे पास एक कॉम्पिटिटर है और हमको मार्केटिंग के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए हमको खर्च करने पड़ेंगे। तो हम लोग, हमारे पास में 5 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, 5 करोड़ का इन्वेंट्री रखना है, प्लस हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 करोड़ रुपए का हमारे पास में क्या होना चाहिए, प्लस 2 करोड़ रुपीज का हमारे पास में क्या मार्केटिंग का खर्चा करना पड़ेगा। देन व्हाट एल्स यू नीड, उसके बाद में आपको क्या चाहिए होगा, मार्केटिंग कर दिया, हमको सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा लग जाएगा। उसके बाद में हमको और क्या चाहिए होगा, 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे। उसके बाद में भी हमको पैसा चाहिए होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट,
टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए पैसा चाहिए होगा, लेट्स से 2-3 करोड़ 3 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी में और डालने पड़ेंगे हमको, है ना, और एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे हमारे बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो उनका जो ईयरली खर्चा पड़ेगा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्ट्स यू आर हायरिंग इनटू योर बिजनेस। लेट्स से उनका 1 करोड़ का उनका खर्चा बढ़ जाएगा साल का। तो ये टोटल हमारा बजटिंग हमने किया कि इतना इतना खर्चा तो हमारे बिजनेस में लगने वाला है। तो टोटल कितना हुआ, 5 2 7 और 1 8, 8 और 4 मतलब 12 करोड़ का टोटल हमको फंड्स का रिक्वायरमेंट आया। ठीक है, कितना आया, टोटल 12 करोड़ रुपए का फंड्स का रिक्वायरमेंट हमारे पास में आया। नाउ क्या हमारे पास किसी इन्वेस्टर का कमिटमेंट है क्या? क्या कोई इन्वेस्टर हमारे बिजनेस के अंदर पैसा डालने के लिए इंटरेस्टेड है क्या? क्या हमने किसी और इन्वेस्टर के सामने पिच किया है क्या, और वो हमारे बिजनेस में पैसा डालेगा क्या? लेट्स से कोई इन्वेस्टर के साथ में अपन ने पिच किया तो वो पैसा डालने वाला है, तो उसमें से लेट्स से वो हमारे बिजनेस में 3 करोड़ डालने वाला है, तो उसमें से आप 3 करोड़ क्या करो, आप माइनस कर दो। तो टोटल कितने पास बचा, तो टोटल आपको फंडिंग रिक्वायरमेंट कितना है, 9 करोड़ रुपए का आपका फंड का रिक्वायरमेंट आ जाता है। कितना आता है, 9 करोड़ रुपए का आपका फंड का रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो अपन ने मार्केट को कंसिडर किया, अपन ने टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट कंसिडर की, अपन ने टीम को कंसिडर किया, अपन ने मार्केट अपॉर्चुनिटी को कंसिडर किया, अपन ने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर्स को कंसिडर किया, उस हिसाब से पूरा फंडिंग रिक्वायरमेंट, इन्वेंट्री को कंसिडर किया कि कितना इन्वेंट्री चाहिए होगा, सब चीजों को कंसिडर करके 12 करोड़ की रिक्वायरमेंट पे आया। लेकिन हमने ये भी कंसिडर किया कि हमारे पास में कोई पोटेंशियल फंड्स अवेलेबल है क्या। ठीक है, हमारे पास में लेट्स से 9 करोड़ में से लेट्स से आपके बैंक खाते के अंदर 2 करोड़ रुपए और पड़े हैं, तो हमको एक्चुअल में फंड्स कितना चाहिए, हमको एक्चुअल में सिर्फ 7 करोड़ का फंड चाहिए। करेक्ट, तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल सोर्सेस क्या है फंड्स के, वो भी अपन ने कंसिडर किए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को भी कंसिडर किया जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले, सब चीजों को कंसिडर करके हमारे पास में 7 करोड़ का रिक्वायरमेंट आता है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आइडेंटिफाई द सीड कैपिटल। नाउ इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। ये जो अपन ने निकाली ना, ये जो पूरा का पूरा जो वर्किंग यहाँ पे किया, ये कॉस्ट बेस्ड अप्रोच है। कॉस्ट को बजट किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितना पैसा लगेगा, मार्केटिंग में कितना लगेगा, लीगल फीस, सैलरीज फॉर फाउंडर्स, अर्ली एम्प्लॉइज, ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, ये सब खर्चा कंसिडर करके अपन ने एक अराउंड किया कि हमको इतना पैसा चाहिए होगा। सो दैट इज द कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। नाउ माइलस्टोन बेस्ड अप्रोच, माइलस्टोन के हिसाब से आपको फंडिंग चाहिए होती है। जैसे कि हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि हम लोग फर्स्ट इतने कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए हमको इतना पैसा चाहिए। करेक्ट, माइलस्टोन बेस, हम लोग को फर्स्ट 100 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, फर्स्ट 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली द माइलस्टोन बेस। हमने एक माइलस्टोन एस्टैब्लिश कर दिया, उसको अचीव करने के लिए हमको कितना भी फंड्स का जरूरत पड़े हम लोग लगाएंगे, लेकिन उस माइलस्टोन को अचीव करके रहेंगे। तो वही ये बोलता है कि break down the startups development roadmap into key milestones such as completing product development। हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए जितना फंड चाहिए होगा लगा देंगे, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमको माइलस्टोन अचीव करना है। तो दैट इज, उससे हम लोग फंड्स का रिक्वायरमेंट असेस कर सकते हैं। Acquiring the first customer, reaching revenue targets, achieving specific traction metric. So these are certain characteristics of milestone based approach. Then market analysis, market में कितना पैसा डालना पड़ेगा तब जाके हमारा प्रोडक्ट को ट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, estimate the amount of funding required to penetrate the market, acquire customer and establish a foothold in the industry। तो ये बेसिस पे, मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे बेसिकली कितना फंडिंग रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होगा मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए। जैसे आप देखोगे पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, क्या बोलते हैं, सॉरी फॉरगॉट द वर्ड, पेनिट्रेट प्राइसिंग का जो ऑप्शन रहता है ना, एक तरीका रहता है जिससे हम लोग मार्केट को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो उसमें समटाइम्स वी हैव टू इनकर कॉस्ट फ्रॉम अवर पॉकेट आल्सो। हमारा कॉस्ट 100 रुपीज है, लेकिन मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए, पेनिट्रेट प्राइसिंग देने के लिए हम लोग 90 पे लॉन्च कर रहे हैं, तो 10 रुपए का खर्चा भी अपन को अपने जीप से देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी छोड़ो, यहाँ पे तो सामने से लॉस हो रहा है। तो वो भी मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे अपन निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस निकालो, रेवेन्यू 10 करोड़ का होने वाला है अगले 1 साल के अंदर, उसमें से 2 करोड़ का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ का डायरेक्ट कॉस्ट निकल जाएगा, 5 करोड़ का मार्केटिंग रिलेटेड सैलरीज वो सब निकल जाएगा, और हमारे पास में कितना खर्चा कितना बचेगा, 3 करोड़ रुपए बचेगा। उसके अंदर से भी लेट्स से 30% हमारा चला गया किसमें, टैक्सेस में चला गया, 40% टैक्सेस में चला गया, तो हमारे पास पीछे कितना बचता है, और हमारे पास एक्चुअल फंडिंग रिक्वायरमेंट कितना, तो वो भी कंसिडर करके आप निकाल सकते हो कि फंड का रिक्वायरमेंट कितना होगा। सिनारियो एनालिसिस मतलब, सिनारियो मतलब बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट और क्या एक और कौन सा था, वर्स्ट, तीनों सिनारियो को कंसिडर करो कि बेस्ट के सिनारियो के अंदर हम लोग कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कितना कॉस्ट आएगा, वो निकालो। बेस केस मतलब
मीडियम बोल सकते हो कि मीडियम केस सिनेरियो के अंदर हमारे पास यही होगा और वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास यही होने वाला है। और उनका प्रोबेबिलिटी वेटेज डालो आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में इसके बारे में आप पढ़ोगे, वहां पे अपन लोग सिनेरियो एनालिसिस करते हैं कि कितने सिनेरियो में कितना प्रोबेबिलिटी है और उस बेसिस पे अपन लोग अराइव करते हैं कि हमारे को इतना फंडिंग रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज अनदर वे। देन प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल से आप एडवाइस लो, कैसे? गाइडेंस फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मेंटर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उन सबसे आप गाइडेंस लो कि हमको कितना फंडिंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है। सो दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर deciding as to how much funds you are is required for your business to run. So I hope you guys are able to correlate it with the real life examples also. If you have any doubts, you can, as I already told you, you can directly text me.